विनीता के पास पैसे और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। विनीता अपने पति सुधीर और अपने इकलौते बेटे अजय के साथ रहा करती थी। विनीता ने बड़े ही लाड प्यार से अपने बेटे को पाला पोसा था। ऐसे ही एक दिन। क्या बेटा, मैं देख रही हूँ कि तू कुछ दिनों से खा नहीं रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू बीमार पड़ जाएगा। माँ, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं खाता, पर आप मुझे सुबह सुबह इतना खिला देती हो कि पूरे दिन मुझे भूख नहीं लगती। पापा, माँ को कुछ समझाओ ना कि सुबह का नाश्ता हल्का दिया करे। इसमें तेरे पापा क्या कहेंगे? सुबह का नाश्ता पेट भर के करना चाहिए, ना कि हल्का फुल्का खाना खाकर। पूरा दिन भी तो गुजारना होता है ना। बेटा, ये तेरी माँ का प्यार है। तू कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पर तू अपनी माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहेगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुधीर और विनीता अजय से बहुत प्यार करते थे और वहीं अजय भी अपने माता पिता पर जान छिड़कता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन। बेटा, तू फिर से फोन चलाने लगा, लेकिन तू आज इतना परेशान क्यों है? माँ, मुझे जाना होगा, शाम को जल्दी घर आऊंगा। लेकिन अजय बेटा, बता कर तो जा, आखिर क्या बात है? विनीता पूछती रह जाती है, पर अजय बिना कुछ बोले जल्दबाजी में घर से निकल जाता है। अजय को ऐसे परेशान घर से जाता देख विनीता और सुधीर भी काफी परेशान हो जाते हैं और अजय के घर आने का इंतजार करते हैं। शाम को घर का दरवाजा बजता है और विनीता जल्दी से घर का दरवाजा खोलती है, पर ये क्या, दरवाजे पर अजय किसी लड़की के साथ था और उस लड़की के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था। ये सब देखकर विनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजय बेटा, ये लड़की? माँ, ये लड़की पंखुड़ी है, इस घर की बहू। माफ करना, मैं आपको बता नहीं सका। दरअसल बात ही इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाया। पर ऐसा भी क्या हो गया था अजय बेटा कि तूने हमें बिना बताए कुछ इस लड़की से शादी कर ली। बेटा, तू जानता है ना कि हम तेरी पसंद को कभी ठुकराते नहीं, फिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? ससुर जी, अजय को कुछ मत कहिए। अजय की कोई गलती नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अजय ने तो कई बार कहा कि वो आप लोगों को सच बता देगा, मैंने ही उसे रोके रखा। मैं चाहती थी पहले मैं अपने घर वालों को मना लूं, पर मेरे घर में कोई नहीं माना और उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती किसी और लड़के से करवाने की कोशिश की। इसीलिए आज सुबह मैंने अजय को मैसेज किया कि वो मुझे लेने के लिए आ जाए। माँ, पापा, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अगर आज मैं पंखुड़ी को भगाकर शादी नहीं करता तो इसके घर वाले इसकी शादी किसी और लड़के से करवा देते और वो लड़का पंखुड़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन बेटा, तू हमें फोन तो कर सकता था। इतना बड़ा कदम उठाया और हमें पता भी नहीं चला। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इन सभी चक्करों में टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। हम दोनों आपसे अपनी इस गलती के लिए माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। सुधीर और विनीता अपने बेटे बहू को अपना लेते हैं और दिल से उनका स्वागत करते हैं, पर शायद पंखुड़ी को अपने ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी तो आते ही अजय के कान भरना शुरू कर देती है। अजय, लगता है ससुर जी और माँ जी मुझे पसंद नहीं करते। तभी तो शादी को एक हफ्ता बीत गया, फिर माँ जी ने ना घर की चाबी मुझे थमाई और ना ही घर की जिम्मेदारी। और तो और उन्होंने मुझे कोई तोहफा भी नहीं दिया, ना ही मेरी पहली रसोई हुई। पंखुड़ी, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। माँ को समय नहीं मिल पाया होगा, बस इसलिए वो तुम्हें अब तक कुछ नहीं दे पाई। पर मैं माँ से इस बारे में बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। इतना बोलकर अजय अपनी माँ से बात करता है। हालांकि विनीता को अपने बेटे की बात बुरी लगती है, पर वो उसकी बात से सहमत होती है, क्योंकि सच में अब तक विनीता ने अपनी बहू को कुछ नहीं दिया था। इसलिए विनीता अपना एक हार अपनी बहू को दे देती है। माफ करना बहू, तुझे इस घर में आए हुए एक हफ्ते हो गए हैं, लेकिन मैंने तुझे तेरा गिफ्ट नहीं दिया। दरअसल तेरे ससुर जी की अब तक सैलरी नहीं आई है, बस इसी वजह से मैं तुझे कुछ भी नहीं दे पाई। मेरे पास ये मेरा हार रखा हुआ था, इसीलिए ये हार मैं तुझे अपने नेक के रूप में दे रही हूँ। इसकी क्या जरूरत थी माँ जी, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, बस वही काफी है। इस तरह से पंखुड़ी अपनी सास की नजरों में अच्छी बन जाती है और अजय को अपने सास ससुर की नजरों में गिराने की कोशिश करती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और एक दिन। अजय, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और इस घर की बहू, पर फिर भी तुम अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को देते हो। कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। ससुर जी पहले से ही माँ जी को अपनी सैलरी देते, फिर तुम अपनी सैलरी मुझे क्यों नहीं देते? पंखुड़ी, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? रही सैलरी की बात, मैं माँ से कह दूंगा कि अब से मैं अपनी सैलरी तुम्हें दूंगा, ठीक है? अब की बार जो मेरी सैलरी आएगी वो तुम ही रखना। इस तरह से
धीरे धीरे पंखुड़ी पूरे घर में अपना पैर फैला लेती है, पर फिर भी पैसों की भूखी पंखुड़ी का लालच खत्म नहीं होता और अब वो अपने सास ससुर से अलग होने की सोच लेती है। अजय, तुम अपने माँ बाप के गुलाम हो और लोगों के बच्चों को देखो, शादी होते हुए कैसे अपनी माँ से अपना हक लेकर, हिस्सा लेकर अलग हो जाते। अरे किसी और को क्या ही देखना, तुम माँ जी को ही देखो ना, शादी होते ही ससुर जी और माँ जी अपने सास ससुर से अलग हो गए। इस घर में तुम्हारा भी हक है, तुम भी ससुर जी और माँ जी से अपना हक क्यों नहीं मांग लेते? पंखुड़ी, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ और वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही तो है, फिर मैं अपने माँ बाप से क्या मांगू? माफ करना अजय, पर तुम अपने माँ बाप को आज तक पहचान नहीं सके, पर मैंने तुम्हारे माँ बाप को पहचान लिया है। तुम्हारे माँ बाप कहने को तो तुम्हें अपना बेटा कहते हैं, पर तुमसे जरा भी प्यार व्यार नहीं करते। अगर यकीन नहीं होता ना तो अपना एक बार हिस्सा मांग कर देखो, इतनी आसानी से वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। हाँ, अजय पंखुड़ी की बातों में आ जाता है और जब सभी लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो अजय अपने माता पिता से कहता है, माँ पापा, अब मेरी भी बीवी है, कुछ समय बाद मेरा भी अपना छोटा सा एक परिवार होगा, इसलिए अब मुझे अपना हिस्सा चाहिए। बेटा, तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए? सब कुछ तेरा ही तो है। और कौन सा तेरे भाई बहन है जो तुझे बंटवारा करना पड़ेगा? ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर अगर आप और पापा फैक्ट्री की ये घर, ये जमीन और सारी जायदाद मेरे नाम कर दोगे तो इसमें बुराई क्या है? आखिर आपके बुढ़ापे का सहारा भी तो मैं और पंखुड़ी ही है ना। अगर कल को आपको अचानक कुछ हो गया तो हम तो रोड पर आ जाएंगे ना, इसलिए सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, मैं कल शाम को प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवा लूंगा। इतना बोलकर अजय वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर विनीता और सुधीर परेशान हो जाते हैं और अगले दिन जब अजय प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आता है तो सुधीर एक कड़ा फैसला लेता है। अजय बेटा, तुम दोनों ने अपनी मनमानी खूब कर ली। बहू तो पैसों की भूखी है जो हर समय तेरे कान भरती है, पर याद रखना एक दिन तू पछताएगा। और रही बंटवारे की बात, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुझे देता हूँ और आधा हिस्सा मैं उस इंसान को दूंगा जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसलिए अब तुम दोनों पति पत्नी इस घर से अपना हिस्सा लेकर जा सकते हो। तुम्हारे हिस्से में मैंने एक घर भी दिया है। अब क्या था, अजय अपना हिस्सा लेकर अपनी बीवी के साथ घर छोड़कर चला जाता है और कुछ ही दिनों बाद पंखुड़ी अजय से उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर फरार हो जाती है, जिसके बाद अजय को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पापा के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और एक बार फिर अजय अपने माँ बाप के साथ रहकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है और अपने माँ बाप के पसंद की लड़की से शादी भी करता है। सीमा एक विधवा औरत थी जिसके पास एक गाय थी। वो अपनी गाय के बदौलत ही अपने बेटे विजय को पढ़ाती लिखाती थी और इस काबिल बना पाती है कि आने वाले समय में विजय पूरे घर को संभाल सके। सीमा अपनी गाय का दूध, दही, लस्सी बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक रोज सीमा अपनी गाय को चारा खिला रही होती है कि तभी पंडित जी सीमा के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, सीमा बिटिया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें विजय के लिए एक बहुत अच्छी लड़की चाहिए। हाँ हाँ पंडित जी, वो क्या है ना कि विजय भी अब बड़ा हो चुका है और उसकी नौकरी भी लग गई है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि अब उसका भी खुद का एक छोटा सा परिवार हो। घर में अगर बहू आ जाएगी तो वो मेरी और धन्नो की अच्छे से देखभाल कर पाएगी। क्यों धन्नो? गाय का साउंड। वो तो है सीमा बिटिया। अच्छा ये देखो फोटो, इस लड़की का नाम पारुल है, पास के ही गांव से है। बेचारी गरीब घर से है, इसलिए दहेज नहीं दे पाएगी, पर अपने विजय के लिए ये लड़की बिल्कुल सही रहेगी। जो लड़की दुख तकलीफ को देखकर पली बड़ी होती है, उसमें घर चलाने की समझ ज्यादा होती है। पंडित जी, मुझे दहेज नहीं बल्कि बहू चाहिए। और आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो पंडित जी। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता लड़की अमीर हो या गरीब हो, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए अपने घर के लिए जो मेरे साथ साथ मेरी धन्नो का भी ख्याल रख सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, मैं इस लड़की के माता पिता से विजय बेटे के लिए बात करता हूँ। इस तरह से सीमा विजय का रिश्ता पारुल नाम की एक लड़की से तय कर देती है और बहुत जल्द विजय की शादी पारुल से हो जाती है। पर जब पारुल अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी सास सीमा गाय का दूध निकाल कर उन्हें बेच रही है और उस दूध को बेचकर सीमा की काफी आमदनी हो रही है। ये देख पारुल के मन में लालच आता है और वो मन ही मन खुद से बोलती है,
अरे पारुल, तेरी शादी बिल्कुल सही घर में हुई है। मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। गाय कितना सारा दूध देती है, जिसे देखकर माँ जी अच्छा खासा घर चला पा रही है। क्यों ना इस गाय का ही बंटवारा कर लिया जाए। पर क्या कहकर माँ जी से मैं ये गाय लूं? पारुल, कुछ सोच ना। अब पारुल इसी सोच में डूबी रहती है कि वो किस तरह से वो गाय पर अपना अधिकार जमा सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पारुल एक अच्छी बहू होने का कर्तव्य निभाने लगती है। परंतु समय के साथ पारुल के मन में लालच बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके वो किसी न किसी बहाने से घर में लड़ाई करनी शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन की बात है। सीमा गाय का दूध निकाल कर उन्हें गांव वालों को बेच ही रही होती है कि तभी वहां विजय आ जाता है और विजय के आते ही पारुल तुरंत गाय के पास जाकर उसका गोबर साफ करने लगती है और रात को विजय से बोलती है, विजय जी, मैं गरीब घर से आई हूँ, शायद इसीलिए मुझे कभी माँ जी अपने धनों के पास नहीं जाने देती और सिर्फ मुझे से गोबर उठवाना और घर के काम करवाती है। ये तुम क्या कह रही हो पारुल? मैं तो जब देखता हूँ तुम ही धन्नो की सेवा कर रही होती हो। कभी उसे चारा दे रही होती हो तो कभी उसका गोबर साफ कर रही होती हो। वही तो विजय जी, धन्नों की सेवा मैं करती हूँ, पर जब मेवा खाने का समय आता है तो वो माँ जी ले लेती है। दूध मैं निकालती हूँ, पर माँ जी पूरे दिन दूध बेचकर उसके सारे पैसे अपने पास रखती हैं। मैंने कई बार माँ जी से बोला कि अब आपकी उम्र हो गई, आप बैठकर आराम कीजिए, मैं दूध बेच दिया करूँगी। पर माँ जी को तो मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं उनके धनों का ख्याल नहीं रख सकती। माँ ने ऐसा कहा? नहीं पारुल, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप माँ जी से कहिए कि वो धनों को मेरे हवाले कर दें या फिर गाय का बंटवारा करे। कुछ दिन गाय मेरे पास रहेगी तो कुछ दिन उनके पास। इस तरह से पारुल बड़ी ही चालाकी से विजय के कान भर देती है और अगली सुबह उठते ही विजय वही बात अपनी माँ से कहता है जो पारुल ने उसे कहा होता है। ये सुनकर सीमा अपने बेटे से बोलती है, बेटा विजय, मेरी धन्नो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मेरी धन्नो का बंटवारा मैं कभी नहीं होने दूंगी। और रही बात मेरी धन्नो की सेवा करने की, तो तेरी जो बीवी है ना, वो मेरी धन्नो के आसपास कभी भटकती भी नहीं है। उसकी सेवा करने की बात तो बहुत दूर की है। माँ, आप इतना झूठ बोल कैसे सकती हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है पारुल को धन्नो की सेवा करते हुए, पर आप हो जो कि पारुल के ऊपर विश्वास ही नहीं करती। अगर आपने आज इसी वक्त गाय का बंटवारा नहीं किया तो मैं पारुल के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुझे और बहू को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं 1 हफ्ते के लिए धन्नो को पारुल के हवाले कर रही हूँ। अगर 1 हफ्तों में धन्नो पारुल के साथ घुल मिल गई और पारुल ने मुझसे अच्छा धन्नो का ख्याल रखा तो समझ लेना कि धन्नो हमेशा हमेशा के लिए पारुल की हो जाएगी। लेकिन अगर इन 1 हफ्तों के अंदर धन्नो को कुछ भी हुआ ना, तो भूल जाना तुम सब कि मैं कभी धन्नो का बंटवारा होने दूंगी। पारुल और विजय सीमा की इस शर्त को मान जाते हैं, पर इस 1 हफ्ते में पारुल धन्नो का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और न वो धन्नो को चारा डालती है और न ही समय पर उसका दूध निकालती और न ही गोबर साफ करती है, जिस वजह से धन्नो की तबीयत खराब हो जाती है और उसके आसपास भी काफी गंदगी हो जाती है। जब धन्नो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो पारुल डर जाती है और सीमा से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर धन्नो को इंजेक्शन देते हुए सीमा से बोलती है, माँ जी, इस गांव में हर गाय की तबीयत खराब होती है और मैं उनका इलाज करने आता था, पर इतने सालों में कभी भी आपकी गाय बीमार नहीं पड़ी। फिर आज आपकी गाय की इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्योंकि मैंने अपनी धन्नो की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान के हाथ सौंप दी है जिसे खुद से फुर्सत ही नहीं है। ये सब कुछ विजय और पारुल देख लेते हैं, जिसके बाद पारुल को भी अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही विजय को भी पता चल जाता है कि पारुल ने उससे झूठ कहा था कि वो धन्नो की सेवा करती है। डॉक्टर के जाने के बाद पारुल अपनी गलती के लिए अपनी सास से माफी मांगती है और बोलती है, माँ जी, मेरे कहने पर विजय जी ने इस गाय के बंटवारे के लिए आपसे बात की। मुझे लगा था कि मैं इस गाय की देखभाल कर पाऊंगी, पर मैं 1 हफ्ते भी धन्नो को नहीं संभाल पाई। पर आज जब धन्नो की तबीयत खराब हुई तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। वो तो अच्छा हुआ जो समय रहते आपने धन्नो का इलाज करवा दिया, वरना आज मेरी वजह से हमारे धन्नो हमसे दूर हो जाती। माँ जी, मेरा इरादा धन्नो को इस घर से दूर करने का नहीं था, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तेरे अंदर का लालच भी खत्म हो चुका है अब।
अब सीमा और पारुल एक साथ रहकर धन्नु की सेवा करती हैं और बहुत जल्द धन्नु भी पारुल के साथ घुल मिल जाती है और वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है दौलतपुर गांव की। इस गांव में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। रोजगार बिल्कुल भी नहीं था, किसी भी चीज का कोई साधन तक नहीं था। गांव में एक बिरजू नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत ही ज्यादा परेशान था। बिरजू का दिन ऐसा जाता था कि कभी तो उसे खाना मिल जाता था और कभी वो भूखे पेट ही सो जाता था। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता था। एक दिन बिरजू गांव के ही एक मंदिर में जाता है और वहां बैठकर तपस्या करने लग जाता है। वो ठान लेता है कि वो इस गरीबी को दूर करके ही रहेगा। 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और बिरजू भूखे प्यासे भगवान की तपस्या में लगा रहता है। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग लोक से भगवान बिरजू को देख रहे होते हैं। वो बिरजू की तपस्या से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और एक दिन शिवजी स्वयं बिरजू के पास प्रकट होते हैं और बिरजू से कहते हैं, उठो बिरजू, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बताओ मेरे भक्त, तुम मुझसे क्या चाहते हो और मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? प्रभु, आपको देखकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, मैं उनका जवाब चाहता हूँ। हाँ बोलो भक्त, तुम्हारे मन में क्या सवाल है? तुम क्या मुझसे पूछना चाहते हो? प्रभु, आपने मुझे गरीब क्यों बनाया? इस दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग भी तो हैं, तो आपने मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया? बिरजू, एक चीज हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बहुत लोग अमीर हैं और बहुत लोग गरीब हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं उनके कर्म जुड़े होते हैं। जिसका जैसा कर्म उसके वैसे ही फल होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर तुम खुद को ही ले लो। तुमने मेरी इतनी तपस्या की है तभी तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। ये तुम्हारे कर्म थे जिसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ प्रभु। हाँ बोलो भक्त, तुम क्या चाहते हो? आज तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन हाँ, जो भी वरदान मांगना सोच और विचार के मांगना। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं इस नाम के दौलतपुर गांव से दूर चला जाऊं और इस गांव का नाम भले ही दौलतपुर है, लेकिन ये गरीबों का गांव है। मैं एक सुनहरे शहर में जाना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोना ही सोना हो, सोने का हर चीज हो, जिसे देखकर मेरे मन को तृप्ति मिल जाए। इस गरीबी का जीवन जीना ही ना पड़े, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। भक्त, तुम एक बार अच्छे से सोच लो कि तुम क्या बोल रहे हो और तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे मन को तृप्ति सिर्फ और सिर्फ सोने से ही मिल सकती है, ऐसा तुम सोचते हो और ऐसा ही चाहते हो। एक बार फिर से सोच लो। प्रभु, मैंने अच्छे से सोच लिया है। मैं इस गरीबों के दौलतपुर में नहीं रहना चाहता। ऐसी दौलत मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक सुनहरे शहर में जाना है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोना हो और वहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर मैं ही रहूं। शिवजी बिरजू को उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी ही देर बाद बिरजू एक सुनहरे शहर में आ जाता है। सुनहरे शहर में सारी चीजें सोने की होती हैं। ये सब देखकर बिरजू फूला नहीं समा रहा होता। वो सुनहरे शहर में आने के बाद वहां की एक एक चीज को छू छू कर देखने लगता है। वहां की ईंट भी सोने की होती है, वहां की मिट्टी भी सोने की होती है, वहां के पेड़ पौधे भी सोने के होते हैं। ये सब देखकर बिरजू मन ही मन मुस्कुराता रहता है। अरे वाह, अब आया है जिंदगी जीने का मजा, अपने हर तरफ सोना ही सोना देखकर। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, क्योंकि ये शहर मुझे वरदान में मिला है। थोड़ी ही देर बाद बिरजू को भूख लगने लगती है और वो यहाँ वहाँ खाना ढूंढने लगता है। वो पूरा सुनहरा शहर छान मारता है, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर सारी चीजें सोने की होती हैं। बिरजू को फिर प्यास लगने लग जाती है और वो पानी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर पानी भी सोने का होता है, जिसे वो पी ही नहीं सकता। ये सब देखकर वो अपना सिर पीट पीट कर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने खुद अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। मैंने वरदान मांगने से पहले सोचा ही नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना लालच दिखाई दे रहा था और मैं अपने लालच को अपनी तरफ समझ बैठा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। हे प्रभु,
फिर से दर्शन दो, मुझे इस संकट से निकालो प्रभु। प्रभु कहाँ हैं आप? तभी वहाँ पर शिवजी प्रकट होते हैं और बिरजू से कहते हैं, देखा बिरजू, लालच का फल बहुत बुरा होता है। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था। और सोने चांदी से ऐशो आराम नहीं मिलता। बिरजू को शिवजी की बात समझ आ जाती है, जिसके बाद शिवजी उसे उसके गांव में वापस भेज देते हैं। उसके बाद बिरजू शहर आ जाता है और वो बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे उसकी आर्थिक हालत ठीक हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगता है।